मंजू ने रसोई का स्लैब साफ कर नल बंद किया और गहरी सांस लेते हुए सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। उसकी गहरी सांस बता रही थी कि उसकी पहली पारी के घरेलू काम खत्म हो चुके हैं और एक कप चाय पीते हुए तसल्ली से बैठने का समय आ गया है। उसने चाय बनाई और टीवी के आगे पसर गई। चैनल उलट पुलट कर देखे, कहीं कुछ ढंग का प्रोग्राम नहीं आ रहा था तो फ़ोन उठाया और लगी सहेली से बतियाने। यह मंजू का रोज का रूटीन था। सुबह 6 बजे से उठकर 11 बजे तक घर के सब काम निपटाती, लंच की तैयारी कर लेती और फिर आधा एक घंटा टीवी देखते हुए सुस्ताती। किसी न किसी सहेली को पकड़ फ़ोन पर गप्पे मारती और फिर नहाते जाती। नहाकर दूसरी पारी के काम निपटाने को मुस्तैद हो जाती। मंजू बेफिक्र बतिया रही थी एवं उसकी सासू माँ केतकीजी उसे दूर से ही घूरकर मुंह बना रही थी। जब उनसे रहा न गया तो बोल ही उठी, बेटा बातें बाद में कर लेना, जरा उठकर नहा धो लो, कुछ घड़ी पूजा पाठ। इस पर मंजू ने उन्हें ऐसे घूरा जैसे किसी अपरिचित को देखकर समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर यह कौन साहिबा जो मुझसे ऐसे बात कर रही है। चली जाऊंगी मम्मी जी, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है, सुबह से काम कर करके थोड़ा थक गए हूँ और बोर भी लग रहा है। इस तरह से गप्पा ब्रेक लेने से हमारा रूटीन बोरिंग काम करते हुए बना मेंटल ब्लॉक रिलीज हो जाता है, हम रिफ्रेश हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी दिन में ऐसे 2-3 ब्रेक ही ले लिया करो, आपका भी मूड फ्रेश रहेगा, कहकर मंजू हंसने लगी। उसकी हंसी से केतकीजी की चिढ़ और बढ़ गई। बस बस, मेरे पास ऐसे ब्रेक लेने का फालतू समय नहीं है और ना ही मुझे घर के काम बोरिंग लगते हैं, तुम ही लो अपना गप्पा ब्रेक, चिढ़े स्वर से कहकर केतकीजी बुरा सा मुंह बनाकर चली गई। कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा था। केतकीजी बात बात पर मंजू को टोकने लगी थी। उसके लिए केतकीजी के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। मंजू भी हैरान थी कि अचानक मम्मी जी को हो क्या गया है। पहले तो उन्होंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। 8 साल हो गए मंजू को इस घर की बहू बनकर आए। सबसे ज़्यादा उसे केतकीजी का ही सपोर्ट मिला। अनुज ने लव मैरिज हुई थी। उसकी मंजू के घर वाले इस शादी के विरुद्ध थे, पर अनुज के घर वाले ने उसे बड़े प्यार से अपनाया। मंजू उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आर्किटेक्ट थी जहां अनुज सिविल इंजीनियर था। वहीं दोनों की मुलाकात हुई जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आज दोनों बच्चे 2 प्यारे बच्चे के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। मंजू एक करियर ओरिएंटेड लड़की थी। शादी से पहले उसने कभी रसोई घर का रुख भी नहीं किया था। घर गृहस्थी को संभालने की बात तो दूर, उसे चाय तक बनाना नहीं आता था। लेकिन केतकीजी की ममता भरी छत्र छाया में वह अनुज के प्यार भरे सहयोग से उसने धीरे धीरे सब सीख लिया था। बच्चों के होने के बाद उसने जॉब भी छोड़ दी। घर में मेड थी, काफ़ी कुछ काम वहीं कर जाती थी। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाना, उन्हें एक्टिविटी क्लासेस ले जाना, बाजार से ज़रूरी सामान लाना, ये सब काम मंजू संभाल रही थी। केतकीजी भी कुछ न कुछ काम करती रहती, पर उनकी भूमिका हेल्पर की ही रहती। इस तरह से सब कुछ बढ़िया चल रहा था। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। पर कुछ दिनों से केतकीजी का व्यवहार बदल गया था। उन्हें मंजू में मिनमेख नजर आने लगे थे। कुछ दिनों से नहीं, बल्कि ठीक उसी दिन से जब वो अपनी बड़ी बहन कामनी के घर से अपने भांजे की शादी अटेंड करके वापस लौटी थी। कामनी जी की बड़ी बहू लता से वे बेहद प्रभावित हुई थी। हर समय मम्मी जी कहकर सास की सेवा में खड़ी रहने वाली लता, सुबह जल्दी उठकर नहाकर पूजा पाठ करने वाली, पाक कला में निपुण लता औरतों और सोने से पहले सास के पैरों में तेल लगाने वाली लता। केतकीजी आश्चर्यचकित रह गई कि आज के दौर में ऐसी बहुएं होती है। पहली बार केतकीजी को मंजू में असंख्य कमियां नजर आने लगी। उन्हें एहसास होने लगा कि बहू के चुनाव में उनसे गलती हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की बात झट से मान ली।
वरना खोजने पर शायद लता जैसी बहू मिल ही जाती। कैसी गुनी है। सास के कपड़े अपने हाथों से प्रेस करना, पैर दबाना, तेल लगाना। केतकीजी का मन अपनी ही बहन के लिए ईर्ष्या से भर उठता। लता से मिलते ही केतकीजी को अपने जीवन में बड़ी भारी कमी का एहसास होने लगा, और वही एहसास जब तक मंजू के सामने उछलने लगा था। दोपहर में मंजू हॉल में बच्चे को पढ़ा रही थी कि तभी केतकीजी ने उसे खबर दी, मंजू, आज रीमा घर पर आ रही है, साथ में उसके सास ससुर भी आ रहे हैं। वे तो आज ही चले जाएंगे, पर रीमा कुछ दिन रहेगी। वाह, बुआ जी आ रही है, फिर तो बड़ा मजा आएगा, खूब मस्ती करेंगे। बच्चे अपनी इकलौती बुआ के आगमन की बात सुनकर खिल उठे। बुआ से उनकी बहुत पड़ती जो थी, और कोई न कोई गिफ्ट भी जरूर मिलता था। सूचना देकर केतकीजी जाने लगी। तभी उनकी नज़र मंजू के कपड़ों पर पड़ी। मंजू सफ़ेद टॉप और ब्लू जीन्स में बैठी थी। बालों को ऊपर से लपेटकर क्लिप्स लगाया हुआ था। बहू वाला कोई बनाव श्रृंगार नहीं था। केतकीजी की आंखों के सामने साड़ी में लिपटी सजी धजी लता की मोहक छवि तैर आई। मन एक बार फिर खीन हो गया। सुनो मंजू, रीमा के सास ससुर के सामने ऐसे मत रहना, जरा बन संवर के आना, हो सके तो साड़ी पहन लेना। मम्मी जी, मुझसे साड़ी वाड़ी नहीं संभलती, अगर पहन भी ली तो फिर मुझसे कोई काम नहीं हो सकेगा। साड़ी संभाल लूँगी या उनकी मेजबानी करूँगी। ऐसा कीजिए, साड़ी आप पहन लेना और काम मैं संभाल लूँगी, कहकर मंजू अपने चिर परिचित अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन केतकीजी को उसका यूं हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मंजू का ऐसा ही स्वभाव था, बात बात पर हंसना, खिलखिलाना, जो दिल में है झट से कह देना। अभी तक केतकीजी को मंजू की यह बात बहुत पसंद थी, पर आज उसे यह जुबान लड़ाना लग रही थी। रीमा अपने सास ससुर के साथ आ गई थी। मंजू ने सबकी गरम गरम नाश्ते के साथ खूब हंस बोलकर आओ भगत की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर केतकीजी कुछ बुझी सी लगी थी, जिसे रीमा ने भी महसूस किया था। जिस तरह से केतकीजी मंजू को देख रही थी, रीमा ने भांप लिया कि जरूर भाभी और माँ में कुछ शीत युद्ध चल रहा है। हालांकि वह आश्चर्यचकित थी, क्योंकि पिछले 8 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अपने समधियों को विदा कर केतकीजी रीमा के साथ बतियाने बैठ गई और सुना, क्या हाल चाल है तेरे? हमारे दामाद जी का क्या हाल है? सब बढ़िया चल रहा है? मामा, आप सुनाइए, आप मौसी के यहाँ शादी में गई थी, कैसी रही शादी? कैसी है उनकी बहू? रीमा ने जैसे केतकीजी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। रीमा अपनी माँ से बहुत करीब थी, इसलिए केतकी ने अपने दिल का गुबार बेटी के सामने निकाल दिया। माँ का हताशा भरे रूप देखकर रीमा अवाक रह गई। उसे समझ ही न आया कि क्या कहे। अच्छा चलो छोड़ो मम्मा, मुझे अपने हाथ की एक कप गरम गरम अदरक वाली चाय पिलाओ ना, कहकर रीमा ने बातों की धारा बदली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बना कर लाई। केतकीजी खुशी खुशी चाय बनाने चली गई। वहीं दूसरी ओर रीमा सोच में पड़ गई कि अब बैठे बिठाए माँ को क्या हो गया। केतकीजी चाय बनाकर लाई तो रीमा अपने बैग से कुछ निकाल रही थी। मामा, पिछले महीने बेंगलुरु गई थी ना, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए हूँ, देखो, लेने से माना मत करना, वरना मुझे बहुत दुख होगा। रीमा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे क्यों मना करूँगी भला, वैसे भी तू मेरे टेस्ट को अच्छे से जानती है। तेरी लाई हुई सभी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है। रीमा ने खुश होते हुए बैग से एक सुंदर सा अनारकली सूट निकालकर केतकीजी की ओर बढ़ा दी। सूट देखकर केतकीजी अचरज में पड़ गई, पर रीमा की भावनाओं का ख्याल रखते हुए थोड़ा संयत हुई। रीमा, क्या ये अनारकली तुम मेरे लिए लाई है? लेकिन तुझे तो पता है ना, मैं ये सब नहीं पहनती, बस साड़ी ही पहनती हूँ। मैं जानती हूँ मम्मा, तुम नहीं पहनती, पर जब मैंने इसे देखा तो बस तुम्हारी ही याद आई। मेरे दिल से कहा कि तुम इसमें कितनी खूबसूरत और यंग लगोगी। पर रीमा, पर कुछ नहीं मम्मा, क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये अनारकली तो तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। रीमा केतकीजी के गले में बाहें डालते हुए
एक बच्चे की तरह जिद करने लगी। मामा, क्या तुम्हें पसंद नहीं? रीमा का स्वर रुआंसा हो चला। पसंद तो है, बहुत सुंदर सूट है। ऐसा कर, तू इसे अपनी भाभी को दे दे, उस पर यह खूब सूट करेगा। नहीं मामा, मंजू भाभी के लिए नहीं, यह मैंने बड़े चाव से आपके लिए ही खरीदा है और मेरी यह जिद है कि आप ही इसे पहनेगी। चलिए अब जल्दी से इसे पहनकर दिखाइए। केतकी की तो जैसे जान ही सकते में आ गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रीमा ऐसी जिद क्यों कर रही है। उसने आज तक कभी सूट नहीं पहना, वो भी इतनी फैशनेबल स्टाइल का सूट तो वे पहन भी नहीं सकते। लेकिन इसे कैसे समझाए, ये तो जैसे बालहट लेकर बैठ गई है। केतकी ने उस सूट की कमर देखी, लेकिन बेटा ये तो बहुत टाइट फिटिंग का है, मैं तो इसमें फिट ही नहीं हो पाऊंगी। ओह अच्छा। रीमा ने सूट को उलट पुलट कर देखा। सूट केतकी के हिसाब से वाकई टाइट फिटिंग का था। वह वापस से मुनहार करने लगी। मेरी प्यारी मम्मा, यह सूट थोड़ा ही तो टाइट है। आप ऐसा कीजिए, कल से थोड़ी डाइटिंग वॉक वगैरह शुरू कर दीजिए, फिर देखिए महीने भर में कैसे आपको पूरा फिट आ जाएगा। इस बार केतकी बुरी तरह से झल्ला गई। यह क्या मजाक है रीमा, मुझे नहीं पहनना कोई अनारकली वनारकली। केतकी को आखिरकार गुस्सा आ गया। मामा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? रीमा ने बच्चों की तरह मुंह फुला लिया। मैंने तुम्हें प्यार करती हूँ बेटा, बहुत प्यार, पर तुम्हारी ये मांग बिल्कुल बचकानी है कि तुम्हारे लिए मैं जबरदन इस सूट में फिट होकर इसे पहनने लगूं, जबकि मैं ऐसे कपड़े पहनने की ना तो आदी हूँ न ही कंफर्टेबल हूँ। तो माना फिर आप मंजू भाभी के लिए मौसी के यहाँ की लता स्टाइल सूट क्यों बनवा कर ले आई है और चाहती है कि वे उसमें फिट हो जाए, जबकि वह सूट उनकी प्रकृति एवं स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। रीमा ने केतकी की तरफ ठहरी हुई नज़रों से देखते हुए कहा, ये क्या कह रही हो? मैं तो कोई सूट नहीं लाई हूँ उसके लिए। केतकी को रीमा की कही बात कुछ समझ नहीं आई। लाई हो मम्मा, लाता जैसी बहू बनने की अपेक्षा का सूट लाई हो और भाभी को जबरदन उसमें फिट करने की कोशिश कर रही हो। वो नहीं हो रही है तो आपको उनसे शिकायत होने लगी है, वरना अब से पहले तो आपको उनसे कभी कोई शिकायत नहीं। उल्टा आप उनकी तारीफ ही किया करती थी कि कैसे उन्होंने आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों के आगे करियर को महत्व नहीं दिया, कैसे धीरे धीरे आपसे घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर ले लिया। अब वह सब भूलकर आपको ये सब नजर आने लगा कि लता जैसी बहू नहीं उठती, पूजा पाठ नहीं करती, आपके पैर नहीं दबाती, बहुओं की तरह पहन उठकर नहीं रहती, और मान लिया जाए कि वो ये सब करने भी लग जाए तो आपका क्या भरोसा? फिर किसी और की बहू को देख लेगी और उनके लिए फिर से अपेक्षाओं का नया परिधान तैयार कर देगी और चाहेगी कि वे उसमें भी फिट हो जाए। ऐसी अपेक्षाओं का तो कोई अंत नहीं है मम्मा। केतकी चुपचाप रीमा की बात सुन रही थी। एक बात और मामा, भाभी हंसमुख है, अभी तक आपकी बातों को सहजता से ले रही है, यह तो मैंने आज तक खुद देख लिया। लेकिन अगर आपका यही रवैया रहा तो वह दिन दूर नहीं जब ये आपको पलटकर कठोरता से जवाब भी देने लगेगी, ठीक ऐसे ही जैसे अभी आपने मुझे दिया था, और फिर इस तरह घर की शांति भंग होते देर नहीं लगेगी। रीमा की बातों ने केतकी को झकझोर कर रख दिया। वाकई वे मंजू के लिए बहन के घर से कैसा काल्पनिक परिधान तैयार कर ले आई थी, जो पूरे परिवार के लिए कितना बड़ा अभिशाप बन सकता था। अपनी गलती समझकर उसकी आंखों से आंसू छलक आए और उन आंसुओं ने भ्रमित अपेक्षाओं का परिधान ताड़ ताड़ कर दिया। बहुत दिनों के बाद केतकी को पहले की तरह ही सब कुछ सहज लग रहा था। अच्छा ठीक है, फिर से नहीं तैयार करूंगी कोई सूट, पर ये तो बता अब इस अनारकली का क्या होगा? केतकी ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। इसका क्या होना है, इसे तो वही पहनेगा जिसके लिए बना है। किसके लिए? केतकी ने रीमा को शक की नज़रों से देखा। मेरे लिए और किसके लिए? कहकर रीमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में केतकी का
हास्य स्वर भी शामिल हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप